आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की सोशल साइंस सब्जेक्ट की। तो दोस्तों यहाँ पे हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में संविधान और पॉलिटी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। शुरू में जैसा मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको सिलेबस का टॉपिक बाई टॉपिक यहाँ पर मेरे चैनल पर पूरा करवाऊँगी। लॉकडाउन से लेकर अगस्त 2020 तक मैं आपको रीट का सोशल साइंस का सारा सिलेबस अपने चैनल पे करवा दूंगी। तो मेरा आपसे ये वादा है, बस आपका सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो में अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई कमी होती है या फिर आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान का विकास पढ़ रहे हैं और संविधान का विकास 1773 से लेके हमने 19 तक का अधिनियम यहाँ पे पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो संविधान के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 का यह अधिनियम संविधान की प्रतिछाया कहा जाता है, क्योंकि संविधान में वर्तमान में लगभग 395 अनुच्छेद हैं और 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद इसी 1935 के अधिनियम में से लिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा, किंतु द्वैध शासन की असफलता, भारतीयों द्वारा सांप्रदायिकता आधारित मतदान का विरोध करना और भारतीयों द्वारा स्वराज्य व स्वायत्तता की मांग के चलते 10 वर्ष से पूर्व ही सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक कमीशन का गठित किया गया, एक आयोग गठित किया गया। कब? 5 नवंबर 1927 को। देखो दोस्तों, 1919 का जो सबसे पहले 1909 का जो मार्लियामेंटो एक्ट आया था उसमें क्या किया गया था, हिंदू और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक नीति लागू कर दी गई थी, मतलब पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, अब 1909 के बाद में 1909 के अधिनियम का बहुत विरोध हुआ। उसके बाद में इन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए 1919 का अधिनियम ये लेके आए, परंतु 1919 के अधिनियम में वे पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति ख़त्म करने की जगह इन्होंने और बढ़ा दी, तो जिसका और भी ज़्यादा विरोध हुआ। और इसी विरोध के चलते देखो, हर एक्ट आपको पता है कि 20-20 वर्षों के लिए आता था। 1919 का अधिनियम भी इसी 20 वर्षों के लिए आया था और इन्होंने कहा था कि 10 वर्षों के लिए आया था और इन्होंने कहा था कि ये जो 1919 का एक्ट हम ला रहे हैं इसकी जांच के लिए 10 वर्ष के पश्चात हम एक आयोग का गठन करेंगे जो यह जांच करेगा कि 1919 का अधिनियम सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं। लेकिन क्या हुआ, 10 वर्ष से पहले द्वैध शासन पूरी तरह से असफल हो चुका था। भारतीयों द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मतदान का विरोध किया जा रहा था और भारतीयों द्वारा स्वायत्तता की मांग के चलते, मतलब भारत अपने स्वशासन की मांग कर रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि 10 वर्ष 10 वर्ष इस एक्ट को चला पाना मुश्किल हो गया था। तो 10 वर्ष से पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, अंग्रेज का नाम था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 5 नवंबर 1527 को 7 सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया गया। लेकिन इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। देखो, 1929 में आयोग का गठन करना था, क्योंकि 10 वर्ष 1919 को 1929 में होते, लेकिन इन्होंने कब किया? 5 नवंबर 1927 को ही कर दिया है ना, उसके 2 वर्ष पहले ही। लेकिन क्या किया, अब फिर से अंग्रेज वही गलती कर रहे हैं, मतलब गलती नहीं है, जानबूझ के कर रहे हैं कि इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये तो सिर्फ दिखावा था कि हम सुधार कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अपने जो इनका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इन पर दबाव दिया जा रहा था, तो उसमें कि हम इंडिया में अच्छा शासन ला रहे हैं, इसके लिए ये दिखावा था, सुधार वगैरह। तो वास्तव में कुछ करना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो साइमन कमीशन गठित किया गया, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो फिर से अब इसका विरोध किया गया और इसका विरोध करने का निर्णय कहाँ लिया गया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, 1927 में हुआ था कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन में इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? M.N. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब इसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया कि इस आयोग का अपन पूर्ण रूप से विरोध
ठीक है। तो अब इंडिया में इसका विरोध होने लगा। इस विरोध के चलते तत्कालीन सचिव लॉर्ड बर्कले हेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को यह चुनौती दी कि ऐसा प्रस्ताव बनाए जो कि भारतीय सभी दलों और वर्गों को मान्य हो। अब देखो, उस समय भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड बर्कले हेड। अब लॉर्ड बर्कले हेड ने भारत के बड़े बड़े नेताओं को ये चुनौती दी कि आप हमारे किसी भी सुधार को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप सब मिलकर ही क्यों ना एक ऐसा एक्ट, ऐसा सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत करो जो आपके सभी दलों को मान्य हो। सभी दल कौन से? एक तो कांग्रेस हो गया, दूसरा मुस्लिम लीग हो गया, तीसरा अन्य छोटे मोटे दल थे, जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, अन्य सिखों का भी छोटे मोटे दल थे। तो उन सभी को जो मान्य हो, आप मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करो। तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू, जो उस समय के दिग्गज नेता थे, पंडित नेहरू के पिताजी, उनकी अध्यक्षता में 10 सदस्यों वाली एक नेहरू समिति का गठन किया गया। देखो, ये नेहरू समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 अगस्त 1928 को इसका गठन किया गया था। नेहरू समिति अध्यक्ष कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1927 को जो बर्कले हेड ने चुनौती दी थी ना, उसको स्वीकार करके एक कमीशन का गठन किया गया तथा इसे नेहरू समिति नाम दिया गया तथा इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के सामने पेश की। ऐसे सब घटनाएं 1927 से पहले हुई थी, मतलब 1935 के एक्ट से पहले हुई थी। अब कुछ इनकी सिफारिशें, फिर नेहरू समिति के विरोध में जिन्ना ने भी अपने 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था, कुछ उसकी सिफारिशें, ये सब सिफारिशें मिलाकर 1935 का एक्ट अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया। तो अब हम पढ़ते हैं 1935 के एक्ट में क्या क्या बातें हुई थी, ठीक है, और क्या क्या इसके प्रभाव थे, ये हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो देखो, 1935 के एक्ट के प्रमुख प्रावधान, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इस एक्ट का वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। आज तक के जितने भी एक्ट 1773 से आए हैं, उनमें सर्वाधिक प्रभाव संविधान पे 1935 के एक्ट का ही देखा जाता है, ठीक है। अर्थात वर्तमान संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। वर्तमान में संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अब नहीं है दोस्तों, अब तो ये बहुत बढ़ गए हैं, लगभग 100 अनुच्छेद और बढ़ गए हैं। उस समय 395 अनुच्छेद थे जब संविधान का निर्माण हुआ था। इसमें लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम में से लिए गए हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक के पारित समस्त अधिनियमों में यह सबसे विस्तृत, सबसे जटिल दस्तावेज था, जिसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी। देखो, आज तक ब्रिटिश संसद ने कभी भी इतना विस्तारित रूप से कोई भी एक्ट नहीं बनाया था जो ये बनाया था। मतलब लगभग भारत का पूरा संविधान ही इन्होंने तैयार कर दिया था। इसमें 321 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद बनाए थे ना, उन्होंने 321 अनुच्छेद बनाए थे, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी। अब क्या किया गया? एक तो देखो, सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पे प्रभाव हो गया। अब और क्या बातें हैं? इस एक्ट के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ का भी प्रावधान किया गया था। किसका? अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। और इस संघ का निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और स्वेच्छा से शामिल होने वाले देशी रियासतों के सम्मेलन से होना था। देखो, इसने बोला कि हम एक ऐसा संघ बनाएंगे जिसको अखिल भारतीय संघ नाम दिया गया। इसमें कौन कौन होंगे? उस समय पूरे भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे जो पूर्ण रूप से ब्रिटेन के अधीन थे, ठीक है। 11 तो ब्रिटिश प्रांत हो गए, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो होते हैं दोस्तों जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उसी तरह से पहले 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासतें, बाकी जितने भी राज्य रजवाड़े थे उनकी रियासतें थी, उनको कहा कि जो भी अपनी इच्छा से इस संघ में शामिल होना चाहिए, चाहे उनसे मिलकर अखिल भारतीय संघ बनता था। अब देशी रियासतों द्वारा इस संघ में अपनी स्वीकृति ना दिए जाने के कारण व्यवहार में यह संघ कभी लागू ही नहीं हो सका। तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था 1935 के अधिनियम ने, लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि देशी रियासतों को कह दिया कि आप स्वेच्छा से शामिल हो, और उस स्वेच्छा से वो शामिल होना ही नहीं चाहती थी। अब कौन राजा अपना राज्य खोना चाहेगा किसी संघ में जाके? तो उनको डर था कि अगर संघ में जाएंगे तो हो सकते हैं शक्तियाँ छीन ली जाए, उस संघ के अधीन कर दी जाए। तो आया ही और इससे यह फेल हो गई। लेकिन 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। देखो दोस्तों, 1919 के अधिनियम में भी प्रांतों को काफ़ी हद तक उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी, है ना। उसी को बढ़ा के अब 1919 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1937 को पूर्ण रूप से प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों में लागू कर दी गई। मतलब प्रांतों को स्वायत्तता दी गई है, अभी भी केंद्रों को नहीं दी गई है।
इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता देते हुए प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार क्या हो गया, प्रांतों को दे दिया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है, मतलब वो अपने विषयों में अब स्वायत्त हो गए, मतलब अब उन प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण खत्म कर दिया। तो नियंत्रण खत्म कर दिया तो जो भी प्रांतों के पास विषय थे उन पे कानून कौन बनाएगा, स्वयं प्रांतें बनाएंगी, और प्रांतों पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया। और अब प्रांतों के रूप में कार्य, अब प्रांतें ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं, न कि केंद्र सरकार के गवर्नर जनरल के अधीन। अब क्या हो गई, प्रांत सरकार से करेंगे, गवर्नर जनरल से नहीं करेंगे। संघीय व्यवस्था के अनुरूप शासन के विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। जैसे आज वो सूची हमने यहीं से ली है जो कि 1935 के अधिनियम में बनाई गई थी। ये कौन सी थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। विषय आपको याद नहीं करने हैं, बस ये याद करना है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा हमारे शासन को 3 सूचियों में बांट दिया गया था, और जिन सूचियों का तीनों ही विषयों में उल्लेख नहीं था उन्हें अवशिष्ट विषय सूची में रखा गया था, और जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका था, गवर्नर जनरल का था। देखो, महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में, प्रांतों संबंधित विषय राज्य सूची में रखे गए, और जो दोनों से संबंधित होते थे वो संवर्ती सूची में रखे गए, और बाकी जो बचे कुछ विषय थे जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं आ रहे थे उनका अवशिष्ट विषय का रूप दे दिया गया और इनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध कर दिया गया, केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। देखो, जो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू किया गया था, अब उसे प्रांतों में से खत्म कर दिया और केंद्रों में शुरू कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और केंद्रों में द्वैध शासन का प्रारंभ। अब देखो, केंद्र में द्वैध शासन का क्या मतलब है, वही मतलब है जो 1919 के अधिनियम के लिए प्रांतों का था, मतलब 2 विषयों में बांट दिया शासन के विषयों को, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय में क्या आएंगे, वो ही इंपॉर्टेंट विषय जो होते थे वो आरक्षित विषय में कौन से, प्रतिरक्षा, विदेश नीति, वित्त, धर्म, है ना, और जनजातीय इत्यादि, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था, और वह अपने कार्यों के लिए भारतीय सचिव के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन के प्रति जिम्मेदार होता था। गवर्नर जनरल करता था किसकी सहायता से, अपनी परिषद की सहायता से। जिम्मेदार किसके प्रति होता था, क्राउन के प्रति। इंपॉर्टेंट विषय थे, पूरी शक्ति गवर्नर को दे दी गई थी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राउन को दे दी गई थी। और दूसरे हस्तांतरित विषय, वो ही जो कम इंपॉर्टेंट विषय आ जाएंगे। इसमें क्या आता था, कृषि, सिंचाई, चिकित्सा, योग इत्यादि जो कम महत्वपूर्ण विषय होते थे वो गवर्नर जनरल करता था, लेकिन किससे, मंत्री परिषद की सहायता से। और वो मंत्री कुछ उनमें इंडियन मंत्री होते थे, इसलिए इसके प्रति वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये कम इम्पोर्टेंट विषय थे। अब और क्या सुधार किया गया और क्या लागू किया गया, इस अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, है ना, जिसका कार्य संघीय विवादों का समाधान करना था। इस संघीय न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन एक बात याद रखनी है, यह संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध ब्रिटिश संसद में अपील की जा सकती थी। अर्थात ब्रिटिश संसद सर्वोच्चता की स्थिति में होने के कारण इसके निर्णय बदल भी सकते थे तत्कालीन। ठीक है, तो पहले अपन ये देखते हैं देखो, सबसे पहले 1937 में 1773 के एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो हमने पढ़ा था। वो सिर्फ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के लिए था। लेकिन अब 1935 के एक्ट द्वारा संपूर्ण भारत के लिए 1937 में, कब, 1 अक्टूबर 1937 में, आज जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं वो उस समय का संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट होता था। क्योंकि आज उस समय केंद्र को संघ बोल रहे हैं, तो संघीय न्यायालय की स्थापना उस समय की गई 1 अक्टूबर 1935 को। ये वही न्यायालय है जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, और आज भी हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1937 को ही मानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कर दी गई। संघीय न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश होता था प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। क्या होता था, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हो गए। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, हम देखो हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। पहले हम जिला कोर्ट में जाते हैं, जिला कोर्ट से ऊपर अपन हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से ऊपर अपन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है वो अंतिम होता है। लेकिन ये कह रहा है कि ये सर्वोच्च न्यायालय जितना शक्तिशाली नहीं था, संघीय न्यायालय सेम सर्वोच्च न्यायालय जैसा नहीं था, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध, संघीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध हम ब्रिटिश संसद में अपील कर सकते थे और ब्रिटिश संसद का निर्णय अंतिम होता था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के बराबर तो नहीं हुआ ना, उससे तो कम हो गया। तो ये अंतर था
तत्कालीन फेडरल कोर्ट को ही वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पदनाम से जाना जाता है। उसी फेडरल कोर्ट को वर्तमान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय बनाकर रख दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भारत परिषद की जगह तो एक अखिल भारतीय संघ बनाने की सोच रहे थे ना ये, तो भारत परिषद को अब समाप्त कर दिया गया है। जो कब बनी थी आप बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भारत परिषद की स्थापना कब की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा 11 ब्रिटिश प्रांतों में सभा का गठन किया गया, जिसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल। देखो विधानमंडल जो थे उनमें से 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया और उनमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाई गई। इस एक्ट के प्रावधानों के तहत फरवरी 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव करवाए गए, जिसमें 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी, शेष 5 प्रांतों में कृषक पार्टी, यूनिस्ट पार्टी और मिलीजुली सरकारें बनी। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि 1935 के चुनाव भी करवाए गए थे और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत भी हुई थी। इसके अलावा कृषक पार्टी और यूनिस्ट पार्टी भी सरकार नहीं थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, अनेक कारणों के चलते 1909 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के 8 प्रांतों से, देखो प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लगभग 6 प्रांतों पे बहुमत मिला था। अब उन्होंने क्या किया, 8 से सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। क्योंकि मुस्लिम लीग इन चुनावों में शामिल नहीं हुई थी, तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में बनाया, अर्थात मुक्ति मिल गई। अब कांग्रेस के लोगों ने त्याग पत्र को दिया था। देखो दोस्तों 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारी परमिशन के बिना हमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सम्मिलित होने का ऐलान कर दिया था कि भारत ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है, जिसका भारतीय सरकार ने विरोध किया था कि देश हमारा है और सरकार हमने बनाई है, तो आप कौन होते हो हमसे बिना पूछे हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने वाले। इसी के विरोध स्वरूप हमारी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसका मुस्लिम लीग ने जिसे मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। और ये मुक्ति दिवस कब बनाया, 22 दिसंबर 1939 को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। कांग्रेस का सामूहिक त्यागपत्र से संवैधानिक अस्थिरता तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता के चलते तत्कालीन लॉर्ड लिनलिथ द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों वो तो थी नेहरू कमेटी और अब आया अगस्त प्रस्ताव। अब देखो ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे, अंग्रेज क्या चाहते थे कि एक तो संवैधानिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तो ऑब्वियसली संवैधानिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। दूसरा क्या हो गया कि वो ब्रिटेन के साथ मतलब भारत का सहयोग चाहते थे, भाई वो हार रहे थे तो उनको ज़रूरत थी सेना की, तो वो भारत का सहयोग चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 8 को एक प्रस्ताव लेके आए, जिसे लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में लाए थे, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और इसी अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का, अतः युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी। अब पहली बार अंग्रेजों ने मजबूरीवश यहाँ घोषणा की कि भाई आप हमें एक बार युद्ध में सहयोग दे दो, हम आपसे वादा करते हैं कि संविधान बनाना आपका ही अधिकार है, हम आपसे ही संविधान बनाएंगे। अतः युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना कर दी जाएगी, स्वराज्य दे दिया जाएगा। इन्होंने पहली बार अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया। इस एक्ट के द्वारा भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को किया गया और इस एक्ट के द्वारा बर्मा और अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा और अदन को अब अलग देश बना दिया और जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो 1909 के अधिनियम से चली आई थी उसका और अधिक व्यापक विस्तार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी। देखो एक तो भारत का एक तो वर्तमान में जो संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव है, दूसरा अब तक का सबसे विस्तृत अधिनियम था यह, तीसरा इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, लागू कर दी थी इसके द्वारा। इसके अलावा इसमें क्या किया गया था, सूचियों में बांट दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। चौथा इसमें क्या किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म और केंद्रों में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया था। और 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही है। और इसके अलावा बनवा दी थी उन्होंने और फिर सरकार ने त्यागपत्र भी दे दिया था। फिर 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भी
बनाने का हक देंगे। ठीक है, ये सब इसकी बातें हैं। अब इसके पहले हम नकारात्मक पक्ष यहाँ 1937 को लागू किया गया। 1935 के अधिनियम में अनेक दोष और विरोधाभास होने के कारण मदन मोहन मालवीय ने कहा कि 1935 का एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक है लेकिन अंदर से खोखला है। मदन मोहन मालवीय ने इसे खोखला कहा। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट को और अस्वीकार करने योग्य बताया। देखो, मदन मोहन मालवीय तो कांग्रेस का समर्थन करते थे, मतलब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना तो दूसरा देश बनाना चाहते थे और इसमें ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि हम अलग से एक देश बना देंगे, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह गुलामी व्यवस्था का घोषणा पत्र है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। इसकी प्रमुख कमियाँ क्या थी कि द्वैध शासन, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के विभाजन का कोई तार्किक आधार नहीं था। साथ ही जब द्वैध शासन पहले ही प्रांतों में असफल हो चुका था तो उसे केंद्र में लागू क्यों किया गया, मतलब इसकी तार्किकता प्रतीत ही नहीं होती। सबसे पहली बात, जो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में प्रांतों में लगाया गया था वो पूर्ण रूप से असफल हो गया था दोस्तों। उसका बहुत विरोध हुआ था इंडिया में और ना ही वो किसी काम का था। ठीक है, उसका बहुत विरोध हुआ था, तो उसी को हटाने के लिए तो 1935 का अधिनियम आया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या किया, प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म कर दिया और उसे केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। जबकि केंद्र तो और भी इम्पोर्टेंट है एक देश के लिए, लेकिन उसे केंद्र में लागू कर दिया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसका तार्किक आधार हमें समझ में नहीं आया कि जब ये असफल हो चुका था तो केंद्र में लागू करने की ज़रूरत कहाँ थी। अब देखो, 1 अप्रैल 1937 से प्रांतों में तो स्वायत्तता लागू कर दी गई, लेकिन केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी सरकार ही बनी रही। लेकिन केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं की गई उत्तरदायित्व लाने के लिए। जिस पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर भारतीयों में रोष था, उसे समाप्त करने के बजाय और भी जोर शोर से उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रणाली को भी समाप्त नहीं किया गया। जिस संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था वह भी अपने आप में अपूर्ण और दोषपूर्ण थी। जो भारतीय संघ लाने का प्रावधान किया गया था वह भी गलत था। सामान्यतः संघ का निर्माण किसी सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होकर होता है, लेकिन भारत में जिस संघ का निर्माण किया जा रहा था उसकी सभी इकाइयाँ, कौन कौन सी इकाइयाँ, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें असंप्रभु थी। अतः इसे संघ का उद्देश्य किसी भी भारत को संगठित करना नहीं, उसको विखंडित करना था। अब भारत को गोली देने के लिए ये जो लाए थे कि हम एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी अगर संघ का निर्माण होता है वास्तव में तो वह संघ एक संप्रभु संघ होता है, मतलब उसकी आंतरिक और बाह्य शक्तियां स्वयं उस संघ के पास होती हैं। लेकिन आप जिन 3 इकाइयों को मिला के संघ बना रहे हो वो तो पहले से ही गुलाम हैं, तो फिर उनका संघ बना के आप करोगे क्या जब उनके पास में कोई शक्ति ही नहीं होगी। तो वास्तव में ये क्या करना चाह रहे थे, भारत को और ज़्यादा चाह रहे थे। संप्रभु भारत में राष्ट्र कर रही थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही गई जो अपने आप में अपूर्ण था। देखो, भारतीय अब पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। भारतीयों को नहीं चाहिए था कि अंग्रेज हमारे ऊपर अब और शासन करें, लेकिन इन्होंने क्या वादा किया कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब शासन तो अंग्रेजों का ही रहेगा आप पे, लेकिन उसमें आपको अधिकार दे दिए जाएंगे। ये होता है औपनिवेशिक स्वराज्य। तो इसका भारतवासियों ने पूर्ण विरोध किया कि औपनिवेशिक स्वराज्य की तो बात ही पुरानी हो चुकी है, हमें तो अपना स्वराज्य चाहिए पूरा। ठीक है, ये बात हो गई। प्राय संघीय व्यवस्था में यह प्रावधान होता है कि उपस्थित कानून और संविधान में संशोधन का अधिकार संघ और इकाइयों के विधानमंडल को होता है, परंतु 1935 के अधिनियम में संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद में निहित था। ब्रिटिश संसद जब चाहे हस्तक्षेप कर सकती थी। अब इन्होंने तो 1935 के एक संविधान नौकर लाया, लेकिन अगर हमारे लिए संविधान बना रहे हो तो उसमें संशोधन करने का अधिकार भी भारत का ही होना चाहिए। लेकिन हमें संशोधन करना तो दूर, हमारे कार्यों में गवर्नर जनरल और सचिव कर सकते हो, संशोधन तो भारतवासी कर ही नहीं सकते थे। तो ये काहे का संविधान हुआ। संघीय व्यवस्था के इन दोषों के कारण इसे लागू करने से पूर्व ही 11 सितंबर 1939 को गवर्नर जनरल ने इसे निलंबित करने की घोषणा कर दी, मतलब लागू करने से पहले ही यह निलंबित हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। वह भी अपने आप में शासन पर वर्चस्व गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के माध्यम से ब्रिटिश उनका, साथ ही गवर्नर जनरल प्रांतीय विषयों पर निषेधाधिकार या फिर रीटो पावर भी ला सकता था। क्या हुआ, इन्होंने कहा ना कि हम प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर, लेकिन वास्तव में प्रांतों में भी तो अंतिम रूप से शक्ति तो गवर्नर जनरल के पास ही थी। ऊपर से गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार और दे दिया गया था, वह जब चाहे वीटो का प्रयोग कर सकता था। इस प्रकार 1935
युक्त था। लेकिन हम थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। उपयुक्त कमियों के बावजूद भी सकारात्मक देखे जा सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था को प्रारंभ हुआ। पहली बार संघीय व्यवस्था का, जो संघीय व्यवस्था आज हमारे संविधान में व्याप्त है, तो ये हमने यहीं से सीखी, अच्छी बुरी, लेकिन कम से कम हमें थोड़ा सा प्रशिक्षण इसका प्राप्त हुआ। संघीय विवादों के निपटारे हेतु एक संघीय न्यायालय की स्थापना, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट आज हमारे यहाँ है, वो 1937 से अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू किया गया था। भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की बात को वरीयता दी गई। हमें आजाद तो नहीं स्वीकार की गई, पर इतना कहा कि हाँ, हम संविधान का निर्माण आपसे करवाएंगे। प्रांतों में शांति विषयों को स्वायत्ता प्रदान की गई। कम से कम केंद्र को तो नहीं, प्रांतों को अपने विषयों पर कानून अधिकार खुद दे दिया गया। तो दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम में लिए गए हैं। लगभग हमारा 60% संविधान, 70% ही मान लो, 70% 1935 के अधिनियम की ही प्रतिलिपि है। हमने यहीं से बहुत कुछ सीखा है, तो हमारे संविधान में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे संविधान का विकास कंप्लीट होता है। अब आगे हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे कि संविधान बना किस प्रकार, फिर हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और इस प्रकार फिर हम मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। अच्छे बुरे जो भी आपके सुझाव हैं प्लीज़ मुझे दीजिए, और अगर थोड़ा सा उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।